वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टेरज़ागीज़ थ्योरी एंड कंसोलिडेशन टेस्ट। After covering this topic, you will be able to recall the Terzaghi's theory of consolidation. You will be able to describe the various consolidation tests and you will be able to describe the determination of coefficient of consolidation. देखिए, इन सब्जेक्ट्स को अगर हम डिस्कस करते हैं तो इन टॉपिक से रिलेटेड आपके पास जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप दोनों टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें से टेरज़ागीज़ थ्योरी से जो क्वेश्चन मोस्टली आते हैं एग्जाम्स के अंदर, इसमें या तो थ्योरी पूछी जा सकती है या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में। और डिटर्मिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी से आपके पास सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की फॉर्मेशन होने के चांसेस एग्जिस्ट करते हैं। लिंकेज विद अदर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो टेरज़ागीज़ थ्योरी ये बताती है कि सॉइल में कंसोलिडेशन किसके बेसिस पे होगा, किस रेट से कंसोलिडेशन होता है, कितने टाइम के लिए कंसोलिडेशन होता है। कि अगर आपको एक सॉइल में दिया गया है कि गिवन सॉइल में इतना अमाउंट ऑफ सेटलमेंट है तो सॉइल में 100% कंसोलिडेशन कितने टाइम में एग्जिस्ट करेगा या 90% कंसोलिडेशन कब एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोग टाइम रिक्वायर्ड और डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को अचीव करने के लिए टेरज़ागीज़ थ्योरी को फॉलो करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक है मेरे पास टेरज़ागीज़ थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन। टेरज़ागीज़ थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन को फॉलो करने से पहले हम लोग एक बार बात करते हैं इसकी अजम्पशंस की। अजम्पशंस में फर्स्ट अजम्पशन है मेरे पास सॉइल इज homogeneous and isotropic. Second is soil is fully saturated. Third one is Darcy's law is completely valid. पहले इन्हें लिखते हैं और बाद में वन बाय वन इनको एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उस डायग्राम से समझेंगे। फोर्थ वन इज coefficient of permeability. Fourth one is coefficient of permeability is constant and it remains same. Remain same throughout the test. फिफ्थ अजम्पशन बोलता है सॉलिड्स एंड वाटर। ये हम बिल्कुल स्टार्टिंग से टॉपिक जब भी कवर करते हैं कंसोलिडेशन, इस अजम्पशन को हमने हर पॉइंट पे माना है। सॉलिड्स एंड वाटर बोथ आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। द डिक्रीज इन वॉल्यूम of soil is due to next point is load is applied from vertical downward direction. The load is applied from vertical direction only. Removal of water from voids takes place from next time lag takes place due to permeability of soil only. There is a last है there is a unique relation between void ratio and stress applied.
ये टोटल मेरे पास 9 असम्पशंस एग्जिस्ट करते हैं। इन असम्पशंस को एक बार स्टडी करते हैं एक डायग्राम के थ्रू। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, टेरज़ागी ने किस डायग्राम के बेसिस पे इन्हें कंसिडर किया था। देखिए, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे हमने क्ले लेयर कंसिडर किया है जिसकी थिकनेस हम लोग, लेट अस सपोज क्ले लेयर की थिकनेस जो है, ये थिकनेस है कैपिटल H। इसके ऊपर से वर्टिकल डायरेक्शन से लोड लग रहा है और इसी के साथ साथ थ्रू आउट द डेप्थ हमने क्ले लेयर के ऊपर 5 पीजियोमीटर लगाए हैं और इन 5 पीजियोमीटर के बेसिस पे आपको एक इक्वेशन कैलकुलेट करनी है वाटर प्रेशर के रिलेटेड। टेरज़ागीज़ थ्योरी में अगर इसके असम्पशन से शुरुआत करते हैं तो फर्स्ट असम्पशन बोलता है सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। देखिए, होमोजीनियस में मैंने आपको पहले भी बताया है, सॉइल में जब गिवन फिजिकल कंपोजिशंस एक गिवन डायरेक्शन में सेम रहेगी तो उसे हम लोग नाम देते हैं सॉइल इज होमोजीनियस। आइसोट्रॉपिक मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शंस रिमेन्स सेम। जब फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शंस में सेम रहती हैं तो उसे नाम दिया जाता है आइसोट्रॉपिक। इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, हमने पॉइंट लिखा है सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड। फुल्ली सैचुरेटेड में माना जाता है कि सॉइल के अंदर एयरवॉइड्स प्रेजेंट नहीं होगी जिसकी वजह से इनिशियल कंसोलिडेशन को हम लोग नेग्लेक्ट करके चलेंगे। यहाँ पर इनिशियल कंसोलिडेशन नहीं होगा, डायरेक्टली लोड अप्लाई करने की वजह से प्राइमरी कंसोलिडेशन डील करता है। नेक्स्ट असम्पशन लिखिए, डार्सीज लॉ इज कंप्लीटली वैलिड। डार्सीज लॉ ये बोलता है वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। दैट मीन्स जो भी पानी का फ्लो एग्जिस्ट करेगा यहाँ से वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वजह से ही एग्जिस्ट करेगा। इसके अलावा ड्रेनेज ऑफ वाटर के लिए कोई भी दूसरा रीजन, कोई भी सोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट इज कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट अंटिल द टेस्ट कंप्लीट्स। जब तक ये पूरा टेस्ट, ये पूरी थ्योरी कंप्लीट नहीं होती तब तक कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी को कांस्टेंट माना जाएगा और कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी की वैल्यू तीनों डायरेक्शंस में सेम मानी गई है। देखिए, हम लोगों ने जब फर्स्ट अजम्पशन एज्यूम किया है सॉइल इज आइसोट्रॉपिक, तो दैट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी सेम रहेंगी और उन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज में से परमिएबिलिटी भी एक प्रॉपर्टी ही एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है सॉलिड्स एंड वाटर बोथ आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। इस पॉइंट को हम स्टार्टिंग से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि सॉलिड्स और वाटर का जो भी डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज इन वॉल्यूम सिर्फ वाटर के एक्सपल्जन की वजह से होगा, सॉलिड पार्टिकल्स या वाटर के कंप्रेशन की वजह से बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि जो भी हम लोग लोड अप्लाई करके चल रहे हैं, लोड आपका अप्लाई हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन से, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन से, और इसके साथ साथ वाटर का रिमूवल जो होगा, वाटर का रिमूवल हमेशा सिर्फ एक डायरेक्शन से बॉटम ऑफ द सॉइल सैंपल और क्ले सैंपल एग्जिस्ट करता है। और लास्ट असम्पशन बोलता है एक यूनिक रिलेशन एग्जिस्ट करता है बिटवीन वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। जो रिलेशंस हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन में, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स में, कंप्रेसिबिलिटी में और वॉल्यूम चेंज में, इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हुए वॉइड रेशियो के साथ हम लोग इन रिलेशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। देखिए, अब इस थ्योरी को अगर हम डिस्कस करते हैं तो थ्योरी को डिस्कस करने से पहले कुछ एक इसके अंदर जनरल पॉइंट्स हैं। पहला जनरल पॉइंट ये एग्जिस्ट करता है, हमने पढ़ा था कि सॉइल में कंसोलिडेशन 3 स्टेजेस में एग्जिस्ट करता है, इनिशियल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ये थ्योरी सिर्फ प्राइमरी कंसोलिडेशन से डील करती है, ये इनिशियल कंसोलिडेशन और सेकेंडरी कंसोलिडेशन दोनों में से ही किसी से भी डील नहीं करती। तो पहला पॉइंट यही है यहाँ पे, दिस थ्योरी इज रिलेटेड टू प्राइमरी कंसोलिडेशन ओनली। ये सिर्फ प्राइमरी से डील करेगी, इसके अलावा ये कहीं से भी डील नहीं करते। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस थ्योरी के अंदर ये थ्योरी स्मॉल लोड इंक्रीमेंट रेशो पे बेस्ड है। स्मॉल लोड इंक्रीमेंट रेशो का मतलब है कि इसके अंदर जब भी लोड का इंक्रीमेंट होगा एक कांस्टेंट रेट से हमेशा लोड का इंक्रीमेंट एग्जिस्ट करेगा। स्मॉल लोड इंक्रीमेंट रेशो पे बेस्ड है ये थ्योरी। आगे बात करते हैं इस थ्योरी से रिलेटेड कि इस थ्योरी में किससे एक्सप्लेन किया गया था। इस थ्योरी में एक टर्म एक्सप्लेन की गई है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं अपने डायग्राम में। इस टर्म को नाम दिया गया है आइसोक्रेन्स। तो आइसोक्रेन्स से ही शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग में देखिए, जब हमने लोड अप्लाई किया तो जितना भी लोड अप्लाई हो रहा है वो क्ले पार्टिकल्स उस लोड को कैरी कर रहे हैं। तो क्ले पार्टिकल्स पे जब लोड आता जाएगा, प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन बोलता है कि स्टार्टिंग में लोड को बियर करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, और जैसे ही पानी को बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, पानी को बाहर निकलने के रास्ता मिलने के साथ साथ पानी बाहर निकलता जाएगा और ये लोड का ट्रांसमिशन करता जाएगा सॉलिड पार्टिकल्स पे, जिसे हम लोगों ने स्प्रिंग एनालॉजी प्रिंसिपल से पढ़ा था। तो ये भी पॉइंट यही बोलता है कि स्टार्टिंग में जब हमने क्ले पार्टिकल्स के ऊपर लोड अप्लाई किया तो लोड अप्लाई होने की वजह से आसपास के सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर
साथ जो भी वाटर प्रेजेंट था वो वाटर पहले प्रेशर को गेन करेगा और इसमें कंटिन्यूसली इसके अप टू सेंटर ऑफ द लेयर यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सेंटर पॉइंट पे पहुंचने के बाद आगे ड्रेनेज ऑफ वाटर मिलता गया, मिलने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव होते जाएंगे और ये सॉइल जितना भी लोड था उस लोड को ट्रांसफर करते जाएंगे सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर, जिसकी वजह से वाटर का प्रेशर पहले कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है एक लिमिट तक और उसके बाद ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो प्रेशर वेरिएशन डायग्राम्स हैं, इन प्रेशर वेरिएशन डायग्राम्स को या कर्व को नाम दिया गया है आइसोक्रेन्स। तो आइसोक्रेन्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? आइसोक्रेन्स आर the curves which represent the variation of stress, variation of neutral stress or pore water pressure in the soil with depth due to application of external load। तो इस तरीके से आइसोक्रेन्स को डिफाइन किया गया। अब इन्हीं आइसोक्रेन्स की इक्वेशन आगे फर्दर दी गई। वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करती है। देखिए आइसोक्रेन एक पैराबोलिक शेप एग्जिस्ट करने के कारण से यहाँ पे जो इक्वेशंस की हम डिस्कशन करेंगे वो इक्वेशंस का डिस्कशन भी कहीं ना कहीं पैराबोलिक फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेगा। बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन of consolidation बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कंसोलिडेशन स्टार्ट। देखिए जो बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कंसोलिडेशन है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर कंसोलिडेशन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। चेंज ऑफ वाटर प्रेशर, जो भी वाटर प्रेशर का पोर प्रेशर का जो डिफरेंस आएगा, वेरिएशन आएगा विद टाइम, ये डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस की फॉर्म में। तो जब हम लोग यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं तो यहाँ से कुछ एक कॉन्स्टेंट्स इंट्रोड्यूस होते हैं। ये सभी कांस्टेंट सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हैं। इन कॉफिशिएंट्स के अंदर सबसे पहला आता है मेरे पास फर्स्ट पॉइंट पे, अगर मैं बात करता हूँ कॉफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी mv इंटू गामा डब्ल्यू। ये है मेरे पास बेसिक इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कंसोलिडेशन। अब देखिए कॉफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी कांस्टेंट, कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज भी कांस्टेंट है और डेंसिटी ऑफ वाटर भी कांस्टेंट है। तो हम लोग इन तीनों टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं CV। CV इज नोन एज कंसोलिडेशन, कॉफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। मेरे पास यहाँ से कॉफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन आ गया है CV इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी टू वॉल्यूम चेंज एंड डेंसिटी ऑफ वाटर और यूनिट वेट ऑफ वाटर। मेनली ये जो इक्वेशन है CV वाली, इस इक्वेशन को हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं। इससे रिलेटेड हमारे पास एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। तो देखिए अब कॉफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन में आगे अगर इसकी यूनिट्स की बात करते हैं, परमिएबिलिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी वाली। यूनिट कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज की यूनिट बनती है मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन, अभी डिस्कस हुआ था। और इसी के साथ साथ डेंसिटी ऑफ वाटर की जो यूनिट रहती है ये रहती है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब्स। तो यहाँ से जब आप सब कैंसिल करेंगे तो आपके पास बनेगा यहाँ से फाइनली मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की यूनिट्स बनेंगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इनको फॉलो करने के बाद कॉफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड को फॉलो करने के बाद अब आगे इसी से रिलेटेड दो टर्म्स और डिस्कस करते हैं। इसी से रिलेटेड हम लोग दो टर्म्स को और डिस्कस करते हैं। पहली टर्म है मेरे पास डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन।
डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। देखिए, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल यू से। पहले इसका फॉर्मूला समझते हैं, बाद में इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे। इसके दो तरीके से डेफिनेशंस दी जाती हैं। सबसे पहले तो एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक सॉइल डिपॉजिट है। इस सॉइल डिपॉजिट में टोटल 15 डेज में इसमें मैक्सिमम सेटलमेंट आती है और इसकी अल्टीमेट सेटलमेंट आती है 10 सेंटीमीटर की। 15 दिन में ये 100% कंसोलिडेट हो जाएगी और उस टाइम पे इसमें 10 सेंटीमीटर की सेटलमेंट होगी। मैंने लोड अप्लाई किया आज से। मुझे जानना है कि 3 दिन में इसमें कितने परसेंट कंसोलिडेशन होगा। 5 दिन तक अगर हम लोड अप्लाई करके रखते हैं तो कितने परसेंट कंसोलिडेशन होगा, वो डिफाइन करेंगे हम लोग डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन से। तो हमने इसके लिए इंटरमीडिएटली 3 डेज पे वैल्यू को कैलकुलेशन करना है, सेटलमेंट कितना होगा। लेट अस सपोज 3 डेज में सेटलमेंट हुआ 2 सेंटीमीटर का, तो हम लोग ड्यूरिंग 3 डेज टोटल सेटलमेंट 2 सेंटीमीटर और अल्टीमेट सेटलमेंट पॉसिबल कितना है 10 इंटू 100। तो यहाँ से मेरे पास कितने परसेंट कंसोलिडेशन होगा, 20% आ जाएगा। ये 20% कंसोलिडेशन रिप्रेजेंट करेगा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को। तो हम इसी को इसी तरीके से फॉलो करते हैं। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन में लिखेंगे सेटलमेंट इन सॉइल एट एनी टाइम टी डिवाइडेड बाय सेटलमेंट इन सॉइल फाइनल या फिर अल्टीमेट सेटलमेंट इनटू 100। तो मेरे पास फर्स्ट जो डेफिनेशन बनेगी, फर्स्ट डेफिनेशन यही बनेगी। रेशियो ऑफ सेटलमेंट ऑफ सॉइल at a given time to its ultimate settlement। कंडीशन ये है बोथ आर मेजर्ड एट सेम लोड। तो कंडीशन मेरे पास ये है कि दोनों को आपको सेम अमाउंट ऑफ लोड के ऊपर ही मेजर करना है, क्योंकि अगर लोड डिफरेंट होगा तो अल्टीमेट सेटलमेंट की वैल्यू चेंज हो सकती है और अल्टीमेट सेटलमेंट चेंज होने की वजह से डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन भी चेंज हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को इस तरीके से एक फॉर्म में डिफाइन किया जा सकता है। दूसरी फॉर्म बोलता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को ही मेजर करने के लिए इन टर्म्स ऑफ पोर वाटर प्रेशर। देखिए, जब हमने लोड अप्लाई किया, इसके लिए एग्जांपल से समझते हैं। जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो पानी की वैल्यू मैक्सिमम, तो पोर वाटर प्रेशर भी अपने पास मैक्सिमम स्मॉल u। ये जो स्मॉल u की वैल्यू मैक्सिमम, इसको मैंने लिख दिया ui, इनिशियल पोर वाटर प्रेशर। जब आपने लोड को फाइनली कर दिया, आपको बताना है टाइम t इक्वल टू f पे 100% कंसोलिडेशन पे अब इसके अंदर वाटर जो आएगा, पोर वाटर प्रेशर 0 हो जाएगा क्योंकि सॉइल पूरी की पूरी कंसोलिडेट हो जाएगी इस टाइम पे। तो आपको बोला गया है एट एनी टाइम टी सेटलमेंट बताइए। तो इस एनी टाइम टी में डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को पता करने के लिए हम लोग यहाँ से पोर वाटर प्रेशर नोट कर सकते हैं। लेट अस सपोज वो पोर वाटर प्रेशर है यूटी। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन में चेंज ऑफ पोर वाटर प्रेशर डिवाइडेड बाय अल्टीमेट प्रेशर। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का दूसरा फॉर्मूला बनेगा मेरे पास चेंज इन पोर प्रेशर एट ए गिवन टाइम टू चेंज इन पोर प्रेशर। इनफैक्ट आप लिख सकते हैं इसमें टोटल चेंज इन पोर प्रेशर। टोटल कितना चेंज आया पोर प्रेशर में फॉर 100% कंसोलिडेशन। तो यहां से फॉर्मूला ui माइनस ut इज इक्वल टू u माइनस 0। एक दूसरा फॉर्मूला बन गया मेरे पास डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का, ये ui इज इनिशियल पोर वाटर प्रेशर ut इज
or pressure at any time t. नेक्स्ट पॉइंट बोलता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसोलिडेशन। टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसोलिडेशन रिप्रेजेंट करता है कि ड्यूरिंग कंसोलिडेशन टोटल कितना अमाउंट ऑफ टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए, अब टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसोलिडेशन के फॉर्मूले को इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग यहां से लिखते हैं, एक कंसोलिडेशन गिवन सॉइल को कंसोलिडेट करने में जितना भी टाइम लगेगा वो रिप्रेजेंट करेगा टाइम रिक्वायर्ड को। तो अब सॉइल में कंसोलिडेशन, रेट ऑफ कंसोलिडेशन, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जितना ज्यादा होगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसोलिडेशन की वैल्यू उतनी कम होगी। देखिए, रेट ऑफ कंसोलिडेशन या कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन हमने पढ़ा है k अपॉन एम वी इंटू गामा डब्ल्यू। सिंपल से लैंग्वेज में अगर बात की जाए, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी जितना ज्यादा होगा, सॉइल में से वाटर की मूवमेंट के चांसेस उतने ज्यादा होंगे लोड एप्लीकेशन पे, और सीवी की वैल्यू ज्यादा होगी। और सीवी जितना ज्यादा होगा, इनडायरेक्टली पानी जितना जल्दी से पास करेगा, उतना कम टाइम लगेगा कंसोलिडेशन के लिए। तो टाइम रिक्वायर्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। दूसरा पॉइंट बोलता है टाइम रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज पाथ। डी इज ड्रेनेज पाथ। ड्रेनेज पाथ का मतलब है कि वाटर को ड्रेनेज पाथ का मतलब है कि गिवन सॉइल सैंपल में से पानी का रिमूवल कितने साइड से पॉसिबल है। आपके पास एक सॉइल डिपॉजिट गिवन है, लेट अस सपोज ये एक सॉइल डिपॉजिट गिवन है आपके पास। इस सॉइल डिपॉजिट में ड्रेनेज ऑफ वाटर अगर सिंगल साइड से है, सिंगल साइड से अलाउड है, सिर्फ नीचे से, तो जो ऊपर जो पानी का मॉलिक्यूल होगा, जो बिल्कुल टॉप में यहाँ कहीं पे पानी के मॉलिक्यूल है, ये पूरा डिस्टेंस कवर करते हुए आएंगे, तो इनका ड्रेनेज पाथ हो जाएगा थिकनेस के इक्वल। सेम ऐसे ही अगर मैं डबल ड्रेनेज की बात करता हूँ, डबल ड्रेनेज का मतलब है कि वाटर ऊपर से भी रिमूवल हो सकता है, तो जितने पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, थिकनेस का हाफ। तो ये ड्रेनेज पाथ ये बोलता है कि इफ सिंगल ड्रेनेज एग्जिस्ट करती है, सिंगल ड्रेनेज के केस में डी की वैल्यू एच के इक्वल होगी, और डबल ड्रेनेज के केस में डी की वैल्यू एच बाई टू के इक्वल होगी। दोनों को कंबाइन करते हैं, या फिर तो यहां से हम लोग टीवी, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रखते हैं टीवी। इस टीवी को बोला जाता है टाइम फैक्टर। इस टाइम फैक्टर की वैल्यू की अगर बात की जाए तो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पे। जो हमने डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पढ़ा है उसका यूज है टाइम फैक्टर के टर्म्स में। अब बात करते हैं कि टाइम फैक्टर को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देखिए, टाइम फैक्टर की वैल्यू तो मैंने बता दिया कि ये डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पे डिपेंड करती है, बट इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। इफ u is less than 60%, if degree of consolidation is less than 60%, तो tv हम कैलकुलेट करेंगे पाई बाय 4 u अपॉन 100 स्क्वायर से, और यहाँ पे आपको u की वैल्यू परसेंटेज में ही पुट करनी है। ये बन जाएगा फॉर्मूला। और अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की वैल्यू 60% से ज़्यादा होगी तो टीवी आप कैलकुलेट करेंगे 1.781 माइनस 0.993 लॉगरिथम ऑफ 100 माइनस परसेंटेज यू। देखिए, ये जो दो फॉर्मूले हैं, मोस्टली एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 60% से ज्यादा होता है, या तो डेटा डायरेक्टली आपको फॉर्मूले में दिया होगा, टीवी की वैल्यू कंसिडर कीजिए। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको बोला जाए कि टाइम फैक्टर को कंसिडर करते हुए आपको डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन अगर दिया जाएगा तो ये फॉर्मूला भी साथ में दे देगा। कि फॉर एग्जांपल आपको दिया है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज 90%, तो इसके लिए एंड यूज दिस फॉर्मूला टाइम फैक्टर, यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट टाइम फैक्टर। तो आप 90 की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डायरेक्टली टाइम फैक्टर।
लेकिन अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की वैल्यू एग्जाम में 60% से कम दी है क्वेश्चन में, तो आपको डेफिनेटली ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा टू कैलकुलेट टीवी, राइट। अब ये बोलता है कि अगर यू की वैल्यू, परसेंटेज यू की वैल्यू अगर 100% के इक्वल आ जाए, तो हम लोग कंसिडर करके चलेंगे, यहाँ पे आपको इस वैल्यू को 100% पुट करना होगा, और 100% पुट करते ही log 0 बन जाएगा, और log 0 के बेसिस पे आप अपने क्वेश्चन को फिर सॉल्व करें। बट प्रैक्टिकली 100% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एग्जिस्ट नहीं करता। प्रैक्टिकली कंसोलिडेशन की वैल्यू कभी भी 100% नहीं हो सकती। रीजन, हम सॉइल को कभी भी फुल्ली कंसोलिडेट नहीं कर सकते। मैक्सिमम कंसोलिडेशन प्रैक्टिकली 90% तक कंसिडर किया जाता है। देखिए क्वेश्चन ये है, इफ सॉइल रिक्वायर्स 200 डेज टाइम फॉर 40% कंसोलिडेशन अंडर सिंगल ड्रेनेज, कैलकुलेट द एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड फॉर 60% कंसोलिडेशन अंडर सेम कंडीशंस ऑफ कंसोलिडेशन। देखिए 40% कंसोलिडेशन में, 40% कंसोलिडेशन में दैट मीन्स डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 40% है, तो टाइम की रिक्वायरमेंट है 200 डेज। तो ड्रेनेज है सिंगल, तो सिंगल ड्रेनेज का मतलब डी की वैल्यू एच के इक्वल। कैलकुलेट द एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड फॉर 60% कंसोलिडेशन अंडर सेम कंडीशन। तो गिवन डेटा के बेसिस पे हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पे। देखिए फॉर्मूला जो था, फॉर्मूला था टी इक्वल टू स्मॉल टीवी डी स्क्वायर अपॉन सी वी। तो फर्स्ट कंडीशन है कि टाइम लगेगा 200 डेज, टीवी की वैल्यू है 5/4 इंटू 40 अपॉन 100 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन सी वी। सेकेंड कंडीशन बोलता है टाइम आपको कैलकुलेट करना है जब आपके पास कंसोलिडेशन होगा 60% अंडर सेम कंडीशंस। तो ये बनेगा, डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, 200 अपॉन टी इज इक्वल टू 5/4 40 अपॉन 100 स्क्वायर टी इक्वल टू, यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 450 डेज। ये बोलता है स्टार्टिंग में सॉइल को टाइम लगा 200 डेज 40% कंसोलिडेशन के लिए, एंड 60% कंसोलिडेशन के लिए टाइम लग रहा है 450 डेज। तो एडिशनल टाइम ये बन गया मेरे पास आंसर, एडिशनल टाइम विल बी 250 डेज। ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अंडर डबल ड्रेनेज द थिकनेस ऑफ सॉइल इज 25 mm. The void ratio of soil gets decreased from 0.84 to 0.78 when effective stress is increased from 60 to 120 kilonewton per meter square. Calculate the coefficient of compressibility, coefficient of volume change, compression index, coefficient of consolidation, and if time required for 50% consolidation is 5 minutes. अगर टाइम 50% कंसोलिडेशन के लिए अगर 5 मिनट लगते हैं, तो आपको इन डेटास को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हमने लिखा था एवी। एवी वाज चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, तो E2 माइनस E1। चेंज इन स्ट्रेस, यहां से आपके पास एवी की वैल्यू आ गई टोटल, यहां से आपके पास एवी की वैल्यू आ जाएगी 0.001 मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। सेकेंडली मुझसे पूछा गया है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज। तो वॉल्यूम चेंज के लिए हमारे पास फॉर्मूला था एवी अपॉन 1 प्लस ई नॉट। एवी की वैल्यू है मेरे पास 0.001 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई नॉट, 1 प्लस 0.84, तो 0.001 डिवाइडेड बाय 1.84 स्टार्ट। यहाँ से आंसर बनेगा 5.43 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। थर्ड है मेरे पास कंप्रेशन इंडेक्स।
कंप्रेशन इंडेक्स के लिए फॉर्मूला है चेंज इन वॉइड रेशियो लॉगरिथम ऑफ सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1, तो माइनस 0.78 0.84 डिवाइडेड बाय लॉगरिथम ऑफ 120 अपॉन 60। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी लगभग 0.199, अप्रोक्सीमेटली 0.2 के आसपास। ये बन गया मेरे पास कंप्रेशन इंडेक्स। कंप्रेशन इंडेक्स के बाद फोर्थ पॉइंट पे बोला है आपको कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की अगर बात करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग mv कैलकुलेट हो चुका है, गामा w तो है मेरे पास अवेलेबल, लेकिन परमिएबिलिटी गिवन नहीं है। अगर परमिएबिलिटी गिवन होती तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते, लेकिन क्वेश्चन में दिया है फॉर 50% कंसोलिडेशन जो टाइम रिक्वायर्ड है वो 5 मिनट्स का है। तो इनडायरेक्टली टाइम रिक्वायर्ड की अगर हम बात करते हैं तो टाइम रिक्वायर्ड के लिए जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला है। ड्रेनेज पाथ दिया है, टीवी की वैल्यू दी है, ड्रेनेज पाथ दिया है, टीवी की वैल्यू दी है और टाइम दिया है, तो हम लोग सीवी कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल, हम इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ से सीवी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो t इक्वल टू टी की वैल्यू दी है आपको 5 मिनट्स, इक्वल टू पाई बाय 4 50 अपॉन 100 स्क्वायर। ड्रेनेज पाथ इज डबल ड्रेनेज में 25 mm, तो 0.025 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर अपॉन सीवी। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 1.2 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसी के साथ हमने यहाँ पे अपना फर्स्ट लर्निंग आउटकम अचीव कर लिया है, विच वॉज रिकॉल द टेरजागिस थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन। इसमें हमने डिस्कस किया कि टेरजागिस थ्योरी की कौन कौन सी अजम्पशंस हैं, कब कौन सी स्टेज के लिए वैलिड है, किस टाइप के लोड के लिए वैलिड है, क्या इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसोलिडेशन और डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या यूज है और किस तरीके से हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं। आगे डिस्कस करते हैं डिस्क्राइब द वेरियस कंसोलिडेशन टेस्ट। देखिए, कंसोलिडेशन टेस्ट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उस डिवाइस को नाम दिया जाता है कंसोलिडोमीटर। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये कंसोलिडोमीटर का ही डायग्राम है। कंसोलिडोमीटर के साथ साथ इसी को हम लोग ऑडोमीटर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ओडोमीटर। अब देखिए किस तरीके से इसे कैलकुलेट किया जाता है, मतलब आई मीन किस तरीके से हम इसे मेजर करते हैं कंसोलिडेशन टेस्ट के थ्रू। डिवाइस एक ही है लेकिन इसके अंदर कंसोलिडेशन टेस्ट को हम दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। कंसोलिडोमीटर डिवाइस के अंदर या ऑडोमीटर डिवाइस के अंदर जो नीचे वाला पार्ट है ये है सेल बेस, और जिस पार्ट में सैंपल रखा जाता है उस पार्ट को हम लोग नाम देते हैं रिंग सेल। ये रिंग सेल के दो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, अपर रिंग एंड लोअर रिंग, जिनकी पोजीशन के बेसिस पे हम रिंग सेल्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। रिंग सेल्स मेनली दो टाइप के होते हैं। पहले वाला जो रिंग सेल है, फर्स्ट वाले रिंग सेल को नाम दिया जाता है अपर रिंग, फर्स्ट वाले रिंग सेल को हम लोग नाम देते हैं फिक्स टाइप रिंग सेल। दूसरे टाइप वाले को नाम दिया जाता है फ्री टाइप रिंग सेल। फिक्स टाइप रिंग सेल वो रिंग सेल है जिसमें लोअर रिंग सेल बेस के साथ फिक्स रहता है हर कंडीशन में, ये कभी भी रिमूव नहीं हो सकता। तो जब लोअर रिंग सेल बेस के साथ फिक्स कंडीशन में रहेगा तो उस टाइप को नाम दिया जाएगा फिक्स टाइप रिंग सेल। जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये फिक्स टाइप रिंग सेल का ही है। जब लोअर रिंग सेल बेस के साथ फिक्स नहीं रहेगा, लोअर रिंग सिर्फ रेस्ट करेगा सेल बेस के ऊपर, तो उस टाइप के रिंग सेल को हम लोग नाम देते हैं फ्री टाइप रिंग सेल।
अगर यही वाला जो लोअर रिंग है, ये लोअर रिंग को अगर मैं यहाँ से बाहर निकाल के इस सेल बेस के ऊपर रख देता तो वो वाला जो टेस्ट बन जाता मेरे पास, रिंग सेल बन जाता, वो बन जाता फ्री टाइप रिंग सेल का। तो इस तरीके से रिंग सेल में रिंग्स की पोजीशन के बेसिस पे हम लोग रिंग सेल्स को क्लासिफाई करते हैं। अब बात करते हैं कि कंसोलिडेशन लोड से कंसोलिडेशन टेस्ट को मेजर किस तरीके से किया जाता है। स्टार्टिंग में सॉइल सैंपल को फिल करने के बाद एक डायल गेज लगा दिया जाता है और डायल गेज के बेसिस पे हम मिनिमम लोड लगाते हैं, और वो मिनिमम लोड मोस्टली होता है 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की रेट से अब आपको लोड को कंटिन्यूसली इंक्रीज करना है, और हर लोड को आपको 24 आवर्स के बाद इंक्रीज करना है। सबसे पहले आपने लोड लगाया 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सबसे पहले आपने लोड लगाया 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद आपने 24 आवर्स के बाद इसको 2 टाइम्स कर दिया, ये बन गया 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10 के बाद आपको फिर इसे बढ़ाना है 20 के बाद 40। इस तरीके से आप कंटिन्यूसली 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक इस लोड को बढ़ाते जाएंगे। आपको इस लोड को इस तरीके से इंक्रीज करना है कि अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस, जब भी आप स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से जितना भी आपको डायल गेज के अंदर सेटलमेंट मिलेगा, उस सेटलमेंट को आप नोट करेंगे, और इस सेटलमेंट को हम लोग फिर फर्दर नोट करते चलेंगे, और जिसके बेसिस पे हम कर्व को ड्रॉ करेंगे। जब आपने सभी सेटलमेंट्स को नोट कर लिया, अब आपको लोड को फिर वापस से कंटिन्यूसली रिड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल आपने पहले 5 किलो न्यूटन से 5 से 10 किया, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, 80 से 160, और 160 के बाद 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किया। अब आपको क्या करना है, 200 से लोड को घटाना है। तो 200 से आप लोड को एक कांस्टेंट रेट से घटा सकते हैं। लेट अस सपोज हाफ करते हैं, तो 200 से आपने डिक्रीज करके इसे 100 पे लिया, 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12, और 12 से हम लोग 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वैल्यूज तक लेके आ जाएंगे। तो हर पर्टिकुलर चेंज इन लोड के ऊपर आप 24 आवर्स तक रखने के बाद सेटलमेंट कैलकुलेट करेंगे कि सेटलमेंट कितना हुआ है, जिस सेटलमेंट के बेसिस पे हम लोग अपने कंसोलिडेशन कर्व्स को ड्रॉ करते हैं। देखिए, मेनली कंसोलिडेशन कर्व्स के जब हम ड्रॉ करते हैं तो कंसोलिडेशन कर्व में हमने जो सेटलमेंट कैलकुलेट किया, उस सेटलमेंट का रिलेशन हमारे पास ये था, जिससे हम लोग यहाँ से इस रिलेशन का यूज करके चेंज इन वॉइड रेशियो को डिटरमाइन करेंगे, और चेंज इन वॉइड रेशियो इनडायरेक्टली मुझे वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व को ड्रॉ करने में हेल्प करेगी। आप चाहें तो इसमें लॉगरिथम ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस ले सकते हैं, चाहे तो आप इसमें इफेक्टिव स्ट्रेस को कंसिडर कर सकते हैं। अब ये बोलता है कि अगर मेरे पास क्ले एग्जिस्ट करती है, इस तरीके से आपके पास कर्व बनेगा। ये बोलता है कि अगर मेरे पास क्ले एग्जिस्ट करती है तो क्ले के केस में ये वाली जो शेप बनेगी कर्व की, ये शेप बनेगी काफी ज्यादा स्टीप इन केस ऑफ क्ले। लेकिन अगर ये मेरे पास सैंड एग्जिस्ट करता है, तो इसमें ये काफी स्टीप ना आके किस तरीके से सैंड के बेसिस पे ये फॉर्मेशन होगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर लॉगरिथमिक वैल्यूज होंगी तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। क्ले के केस में ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉलो होगा, और इसके साथ साथ सैंड के केस में ये कुछ कम वैल्यूज को इस तरीके से फ्लो करेगा। पहले वाला कर्व जो है ये है क्ले का, दूसरे वाला कर्व जो है ये एग्जिस्ट करता है सैंड के केस में। तो दोनों ही केसेस में हम वॉइड रेशियो वर्सेस लॉगरिथमिक ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। मेनली यहाँ से जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनता है कंसोलिडेशन टेस्ट से, वो सिर्फ इतना है कि कौन सा डिवाइस हम लोग कंसोलिडेशन को यूज करते हैं कैलकुलेशंस के लिए। उस डिवाइस का नाम है कंसोलिडोमीटर और ऑडोमीटर। और रिंग सेल्स को हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, फिक्स टाइप एंड फ्री टाइप रिंग सेल। तो देखिए, यहाँ हमने डिस्कस किया कंसोलिडेशन टेस्ट क्या होता है, किस तरीके से हम कंसोलिडेशन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, और कर्व की फॉर्मेशन कैसे एग्जिस्ट करती है। देखिए, यहाँ हमने डिस्कस किया टेरज़ागीज़ थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन को, किस तरीके से आप सॉइल को किस तरीके से कंसोलिडेट कर सकते हैं, इसकी अजम्पशंस क्या है, किस वैल्यू के थ्रू हम लोग टाइम ऑफ कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने नोट किया कि लेबोरेटरी के अंदर कंसोलिडेशन टेस्ट कैसे परफॉर्म होता है, किस तरीके से हम लोग कंसोलिडेशन कर्व्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को।